नमस्कार दोस्तों, अचीवमेंट एजुकेशन पार्क यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बाढ़ क्या है, इस बाढ़ के आने के क्या कारण है, ये समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है और बाढ़ क्या हमारे लिए सिर्फ नकारात्मक है कि इसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। इन सभी मुद्दों को हम इस वीडियो में समेटने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाढ़, फ्लड। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बाढ़ को परिभाषित किया है और आईएमडी के अनुसार बाढ़ उसे कहते हैं जब नदियाँ खतरे के निशान को पार कर जाती है, उसे ही बाढ़ कहते हैं। अब बाढ़ के कारण क्या है? तो बाढ़ के कारण के दो हैं, एक है प्राकृतिक कारक और दूसरा है आर्टिफिशियल या कृत्रिम कारण। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो प्राकृतिक कारण में क्या क्या है? तो प्राकृतिक कारण में है मानसूनी वर्षा, बेसिन नुमा आकृति या कटोरी नुमा आकृति, कोसी नदी का पश्चिम की दिशा की तरफ शिफ्टिंग, मृदा अपरदन और सिल्टेशन, संकीर्ण मुख जल निकासी का, और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंज, और नेक्स्ट है क्लाउड बर्स्ट। इसके अलावा ETC अन्य चीज़ें भी आ सकती हैं। ये है प्राकृतिक कारण में। तो प्राकृतिक कारण हम लोग बारी बारी से इसको देखते हैं। जो हमारा जो देश है वो मानसूनी देश है और मानसूनी देश होने के कारण भारत में जो है अधिकतर वर्षा जो है गर्मी ऋतु में होती है, गर्मी के दिनों में, और यह वर्षा जो है जून से सितंबर के बीच होती है। और जितनी वर्षा होती है उसका 80% वर्षा जो है वो जून से सितंबर के बीच हो जाती है। इससे पता चलता है कि जब कुछ विशेष माह में ही जब वर्षा कन्फाइन हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जल की मात्रा निश्चित कम समय में जब जल की बहुत ज़्यादा उपलब्धता हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बाढ़ उत्पन्न हो जाता है। और मानसूनी वर्षा का संबंध जो है ला नीना से है। ला नीना से है। ला नीना जो है ये एक जलधारा है जो कि अगर हम बात करें तो ये प्रवाहित होता है और ये हमारा दक्षिण अमेरिका हो गया। तो दक्षिण अमेरिका से यहाँ से ये जो है ला नीना प्रवाहित होता है और इंडियन ओशन में पहुँचता है। जब इंडियन ओशन में ला नीना पहुँचता है तो यहाँ का जो तापमान है वो गिर जाता है और यहाँ का गर्मी का समय रहता है तो यहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा रहता है, हॉट रहता है, जिसके फलस्वरूप काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। उम्मीद से ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है ला नीना कंडीशन में। तो लानीना जब आता है तो ज़्यादा वर्षा होती है और लानीना का आना बाढ़ का कारण बनता है। अब आते हैं हम लोग। अब दूसरा है बेसिन नुमा टोपोग्राफी या बॉल टोपोग्राफी। बेसिन का तात्पर्य क्या होता है कि उसके जो किनारे होते हैं वो ऊंचे होते हैं और बीच का भाग नीचे होता है। ये ऊंचे भाग हैं और बीच का भाग ये जो है नीचा है। अगर हम यहाँ की बात करें, ये जो इलाका दिखाया गया है, ये क्षेत्र गंगा बेसिन का, मध्य निम्न गंगा मैदान और ये ब्रह्मपुत्रा का इलाका जो दिखाया गया है, ये क्या है? ये बेसिन नुमा आकृति है। चूँकि इधर में ये जो है येलो कलर का दिखाया गया है, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है और हम जानते हैं कि यहीं पे विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है और ये सतपुड़ा यहाँ तक है, जो यहाँ पर राजमहल है यहाँ तक चला जाता है, यहीं पर राजमहल है। अब ये जो प्रायद्वीपीय भारत का ऊंचा हुआ भाग है उसके जस्ट नीचे मैदानी भाग है उत्तर भारत का, जिसकी गहराई कम है, ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है, प्रायद्वीपीय भारत से कम नीचे वाले क्षेत्र में अवस्थित है। इसके कारण जो प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियाँ निकलती है, चंबल, बेत, सिंध, केनवा, ये सब सारी की सारी अपने जल को कहाँ उड़लती हैं? गंगा बेसिन में। और ये जो हिमालय से नदियाँ जो आती हैं वो भी, चूँकि हिमालय इधर में है, हिमालय भी काफ़ी ऊँचा है, और इधर से भी नदियाँ जो आती है वो सारी की सारी कहाँ अपने जल को उलट देती हैं? गंगा बेसिन में है। तो दोनों ये भाग भी ऊंचा हो गया, ये नॉर्थ भी ऊंचा हो गया, साउथ भी ऊंचा हो गया, इधर वेस्ट भी ऊंचा भाग है। चूँकि यही हम जानते हैं कि अरावली श्रृंखला जो यहाँ आता है और ये दिल्ली यहीं पे है, तो ये पार्ट भी काफ़ी ऊंचा हो जाता है। तो इसका एकमात्र निकासी का जल ग्रहण क्षेत्र पूरा ये हो गया और इस जल ग्रहण क्षेत्र का एकमात्र निकासी का मार्ग जो है वो कौन है? पश्चिम बंगाल का इलाका है, जो कि राजमहल के पूरब में जब जाते हैं तो पश्चिम बंगाल का इलाका है और यहाँ से जल जो है आगे की तरफ प्रवाहित होता है।
तो जब ये मुंह काफ़ी छोटा हो जाता है और जल ग्रहण क्रिया काफ़ी बड़ा हो जाता है और कटोरी नुमा आकृति भी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है गंगा बेसिन में। यही स्थिति जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में देखिए, ब्रह्मपुत्र बेसिन को दिखाया गया, इधर में अरुणाचल प्रदेश है, ये पूर्वांचल के पहाड़ियाँ है, इधर में नागालैंड मणिपुर की इलाका है, ये असल में गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया है। अब ये चारों तरफ से जो ऊंचा भाग है, अब अचानक से फिर वो गहराई वाला भाग आ जाता है, तो इधर से निकलने वाली जितनी ब्रह्मपुत्र सहायक नदियाँ, सुबनसिरी हो, लोहित हो, चाहे मानस हो, या कोई भी नदी जो है आकर के दिहांग हो, दिबांग हो, सारी जल जो इसी में अपने जल को उड़ेलती है, जिसके कारण यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये हुआ, यही स्थिति देखिए यहाँ पर जो है, ये इलाका जो है गोदावरी के निचली भाग जो है, यहाँ पे भी स्थिति पारदीपीय भारत है, ये पारदीपीय भारत सारा है। यहाँ जो है अचानक से मैदान शुरू हो जाता है और मैदान शुरू होने के बाद ये कटोरी नुमाकृति बनती है और कटोरी नुमाकृति बनने के कारण यहाँ पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो भारत में जहाँ भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, मैक्सिमम जगह पर कटोरी नुमा की स्थिति के फलस्वरूप ऐसा होता है। अब हालांकि इस वाले क्षेत्र में कटोरी नुमा बहुत ही संभावना नहीं, जितना ब्रह्मपुत्र और गंगा में है, यहाँ पर आकृति बनती है, लेकिन चूँकि बगल में ही पे समुद्र है, इसीलिए उतनी बाढ़ की भयानक स्थिति नहीं होती है, जो कि गंगा तंत्र एवं सिंधु तंत्र में है। अब आते हैं नेक्स्ट प्राकृतिक कारण पे। तीसरा कारण ये है कि जो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन करती है, जब पृथ्वी के पश्चिम की तरफ घूर्णन करती है, ठीक है। और ये कोसी नदी जो है, इस पर एक अध्ययन हुआ है कोसी नदी के बारे में। कोसी नदी जो है अभी वर्तमान में जो कोसी नदी जहाँ प्रवाहित हो रही है वर्तमान में, ये आज से सैकड़ों वर्ष कोसी नदी का मार्ग जो था इसके और पूरब में था, ये पूरब में था, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पश्चिम से पूरब में घूर्णन के कारण ये जो कोसी नदी थी वो शिफ्ट करके पश्चिम दिशा की तरफ शिफ्ट गई है, और पश्चिम दिशा में शिफ्ट करने के कारण इसके पश्चिमी भाग को कोसी नदी ज़्यादा अपरदित करती है, कोसी नदी ज़्यादा अपरदित करती है। और पश्चिमी भाग में ज़्यादा अपरदित होने के कारण बाढ़ के क्षेत्र का लगातार विस्तार हो रहा है कोसी नदी का पश्चिमी भागों में, तो ये घूर्णन के कारण होता है ये। अब नेक्स्ट जो कारण है वो है कि सॉइल इरोजन और सिल्टेशन। ये कहीं पर भी जब काफ़ी तीव्र वर्षा होती है, जब टोरेंशियल रेनफॉल कहते हैं, घनघोर वर्षा या तीव्र वर्षा, तो वर्षा के बूंदे जब झटके के साथ सतह पर जब टकराती हैं, तो टकराने के फलस्वरूप वहाँ की मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, और लगातार वर्षा होने के कारण अनवरत कंटिन्यूस वर्षा होती है, तो धीरे धीरे इस प्रकार की टोपोग्राफी बन जाती है। और ये देखिए यहाँ की सारी मिट्टियाँ जो है घूल करके कहाँ चली गई है, मैदान इसी नदी बेसिन में चली गई है। तो सॉइल इरोजन हुआ, सॉइल इरोजन में किले होता है, सिल्ट होता है, और ये सारी जो कहाँ चली गई, रिवर बेसिन में। इसी प्रकार की ये भी है कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, नदी के किनारा का भाग है, यहाँ पर भी जब वर्षा होती है तो नदी के तट जो है धीरे धीरे अपरदित होते रहते हैं, और ये तट अपरदित होते थे किले और सिल्ट जा कर के नदी में जम जाते हैं। तो किले तो हल्का होता है, वो सस्पेंड करते हुए काफ़ी दूर तक चला जाता है, लेकिन सिल्ट जो होते हैं अगल बगल में ही जमा हो चुके वो भारी होते हैं। अब आते हैं, अच्छा ये जब सिल्ट जब जमा होते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका बेड जो है उथला होता चला जाता है, नदी की गहराई जो है कम होती चली जाती है, जिसके कारण बाढ़ की तीव्रता बढ़ जाती है। अब आते हैं नैरो बेसिन, जो चर्चा में पहले कर चुका हूँ। तो ये गंगा बेसिन दिखाया जा चुका है, ये है, इधर ब्रह्मपुत्र बेसिन है। तो गंगा बेसिन बहुत सारी नदियाँ आकर के यहाँ मिलती है, साउथ से भी मिलती है आकर के। अब ये आकर के निकलने का एकमात्र मार्ग जो है ये यहीं पर है। अब ये इतने बड़े एरिया को इतने छोटे क्षेत्र से निकलना पड़ता है, तो यह यहाँ पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण नदी जो है पीछे की तरफ, नदी का जल जो पीछे की तरफ जो है फैलता है, और फैलने के कारण जो है नदी का जो जल है काफ़ी तेजी से आगे नहीं निकल पाता, जो बाढ़ का कारण बनता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में वही स्थिति है जो कि गंगा बेसिन की स्थिति बनती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी क्या होता है, जब नदी आकर के यहाँ गिरती है, गिरने के बाद जितनी सारी नदियाँ आती हैं, आकर आने के बाद देखिए यहाँ पर जो मेघालय है, मेघालय और इधर में अरुणाचल प्रदेश का इलाका, यहाँ पर इलाका इसका जो मार्ग है बहुत पतला हो जाता है। पतला होने के कारण ये जो पीछे के इलाका पूरा जल से भर जाता है, स्थिति होती है। और एक बाढ़ का कारण ये भी है, नहरें होने के जो सहायक नदियाँ हैं, एक तो पहले जो गंगा नदी आगे की तरफ बढ़ रही है, जब नदियाँ आकर के इसमें मिलती है, जो ये समझ लीजिए कि गंगा है, गंगा से सोन आके मिले या पुनपुन आकर के मिले या कोई नदी आके मिलती है लोअर गंगा या मध्य गंगा में, तो होता क्या कि चूँकि गंगा में तो ऑलरेडी जल बहुत ज़्यादा होता है। जब जल बहुत ज़्यादा होता है और इधर से नदी के द्वारा जो जल लाया जाता है,
वो सीधे गंगा में नहीं मिल पाता। इसलिए नहीं मिल पाता है कि चूँकि इसका गंगा नदी का जल का लेवल तो ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, तो बल्कि गंगा नदी का जल जो है वो पीछे की तरफ, इधर की तरफ इन्हीं नदी में जो है प्रवेश करने लगता है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा इलाका जो है बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। इनका काफ़ी तेज़ी से पीछे की तरफ विस्तार होने लगता है, क्योंकि गंगा नदी का जल का दबाव इन नदियों पर पड़ता है और ये नदी जो है पीछे की तरफ मूव करने लगती है। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा है कि क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है कि बहुत ही कम समय में तीव्र वर्षा हो जाती है। जब बहुत कम समय में तीव्र वर्षा हो जाती है और जल निकासी का उचित प्रबंधन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उत्तराखंड में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी वो क्लाउड बर्स्ट के कारण ही उत्पन्न हुई थी। और जो है एक और कारण जो था प्राकृतिक कारण में, वो था ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक चेंज। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग मैं बता रहा हूँ। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो ह्यूमिडिटी ग्रहण करने की क्षमता भी धीरे धीरे वायु की बढ़ती जा रही है। तो जब ह्यूमिडिटी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जा रही है तो हो क्या रहा है कि वायु में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, चूँकि तब टेम्परेचर ज़्यादा है और कंडेंसन और जो है उस तापमान पर और ज़्यादा ह्यूमिडिटी जल चाहिए। हाई टेम्परेचर पर हाई जल चाहिए वायु को कंडेंस्ड होने के लिए, जल को कंडेंस्ड होने के लिए, वायु नहीं जल को संघनित होने के लिए। तो जब वो संघनित हो जाती है उच्च तापमान पर, तो ह्यूमिडिटी पर बहुत चूँकि ज़्यादा है, इसलिए बहुत तीव्र वर्षा होती है। और हाल के दिनों में देखा होगा कि जब भी वर्षा होती है फुहारों के रूप में नहीं होती, बहुत तेज़ी से वर्षा होती है और तुरंत समाप्त हो जाती है। उसका कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ही है। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ह्यूमिडिटी के लिए जल भी बहुत ज़्यादा चाहिए, और जल उतना प्राप्त होता है, सैचुरेशन की स्थिति आ जाती है, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, तो काफ़ी तेज़ी से बरस भी पड़ता है। तो कभी लघु समय में बहुत ज़्यादा जल की प्राप्ति हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब हम आते हैं कृत्रिम कारण पर, आर्टिफिशियल कॉज पर, कि बाढ़ के क्या कारण हैं। इन सब कारणों को हम लोग एंथ्रोपोजेनिक भी कहा जाता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक या जेनिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक कॉज भी कहा जाता है, मानव जनित। तो मानव जनित कारणों में पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। पहले देख लेते हैं पूरा को कौन कौन सा है, उसके बाद बारी बारी देखते हैं। तो पहला है डिफॉरेस्टेशन, दूसरा है पास्टोरल फार्मिंग, तीसरा है सेटलमेंट इन रिवर बेसिन, अनसाइंटिफिक फार्मिंग और डैम, मतलब कि निर्वनीकरण, पशुचारण, नदी बेसिन में घर का बनना और अवैज्ञानिक कृषि पद्धति और बांध। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन में ये देखिए यहाँ पर जंगल है, जंगल से क्या हो रहा है कि कटाई हो रही है, पौधों की, वृक्ष की जो कटाई हो रही है। तो वृक्ष की कटाई होने के कारण वृक्ष का जो रूट होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। ठीक, कमज़ोर हो गया, और जब ये वर्षा होने लगती है, वर्षा होती है, तो ये जो मिट्टी होती है जो कमज़ोर पड़ चुका है, वो मिट्टी जो है वहाँ से अपने जगह से क्या होती है, विस्थापित हो जाती है। जब ये मिट्टी अपने जगह विस्थापित हो जाती है तो धीरे धीरे एक जल का स्रोत शुरू होता है। तो जो जल का स्रोत शुरू होता है उसको हम लोग बोल देते हैं रील, RIL, रील। और कई रील जो है, ये रील बन गया कई, और रील जो मिल जाते उसको हम लोग बोल देते हैं, कई रील मिल करके जब नदी का स्रोत बनता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं, जल का स्रोत बनता है उसको हम लोग बोल देते हैं गली। अब ये रील और कई गली मिल करके आगे बन जाते हैं रिवर। तो यही मैंने यहाँ पे ये रील को दिखाया है, रील है, ये रील आकर के ये भी रील है, ये भी रील है, और ये रील आकर के आगे बन जाता है गली, और ये गली आगे बन जाती है रिवर। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये देखिए, ये जो है शुरुआती दिनों में इसको हम लोग बोल देते हैं रील या रील्स। ये हो गया गली या गलीज, और ये जो हमारा हो गया इसको हम बोल देते हैं रिवर। ठीक है, तो इस वजह से जो है जब ये नदी को, जब इस पे जल नीचे की तरफ प्रवाहित होने लगता है तो ये अपने साथ मिट्टी को लेकर चला जाता है नदी बेसिन में, और मिट्टी के साथ क्या होते हैं, क्ले और सैंड होते हैं और सिल्ट होते हैं, और ये सैंड सिल्ट जा करके नदी बेसिन में जमा हो जाते हैं। जब नदी बेसिन में जमा हो जाते हैं तो नदी का तल धीरे धीरे उथला होने लगता है। जब उथला होने लगता है तो नदी को जल ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। जब नदी की जल ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है तो अपने जल को बाहरी भागों में फैला देता है। अब देखिए पास्टोरल फार्मिंग में क्या होता है कि पशुचरण, जब ये
ये जो है ज़्यादा वजनी जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पहाड़ पर जब पहाड़ी भाग में जब जाते हैं पशुचारण के लिए या पठारी भाग में पशुचारण के लिए जाते हैं या मैदानी भाग में भी जहाँ का अंडुलेटिंग मतलब असमतल भाग है, तो उसके खुर के फलस्वरूप वहाँ की मिट्टी कमज़ोर हो जाती है। और जब मिट्टी यहाँ खुर के फलस्वरूप जब मिट्टी कमज़ोर हो जाती है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी जानवर का पैर पड़ा है, इस वाले भाग पे कमज़ोर हो गया है, और बारिश जब होती है तो ये कमज़ोर भाग की मिट्टी जो है वहाँ से विस्थापित होने लगती है। जब ये विस्थापित होने लगती है तो फिर ये मिट्टी जो घुल करके आ करके नदी बेसिन में जमा हो जाती है। नदी बेसिन में जमा, ये तो पता है कि क्ले होता है, सिल्ट होता है और सैंड होता है, और जा करके नदी बेसिन में जमा हो जाता है, जिसके कारण नदी का जो तल है वो उथला हो जाता है और वो फिर उसी प्रकार से जल को जो है अपने बाहरी भागों में फैला देता है। तो पास्टोरल फार्मिंग का ये हानि है, ये भी एक फ्लड का कारण बनता है। अब देखिए सेटलमेंट रिवर बेसिन में, सेटलमेंट और रिवर बेसिन की जब बात करते हैं तो ये नदी है। देखिए नदी के तल में ये जो है शहर बसा हुआ, घर बस सेटलमेंट पूरा बन गया है। अब नदी को ये फैलने के लिए जगह है नहीं, इधर जो जाना चाहिए था वो जल है, जाने का है नहीं। अब जब जगह है नहीं तो ये जो शहर में नदी का जल जो शहर में प्रवेश करेगा, सेटलमेंट में प्रवेश करेगा ही। जब ये सेटलमेंट में प्रवेश करेगा तो वही क्या हो जाएगा, बाढ़ का रूप ले लेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में नदी जो है क्या वो खतरे के निशान के पार कर जाएगी ना। चूँकि नदी खतरे के निशान के पार करने का मतलब क्या है कि चूँकि इधर फैलने का जब है नहीं, जगह है नहीं, इधर पश्चिम भाग में चूँकि सेटलमेंट बन गया है, तो नदी के लिए जो डेंजरस लेवल तय किया गया उसके ऊपर नदी जल प्रवाहित होने लगी और क्या हो जाएगा, वो बाढ़ का रूप ले लेगा। अनसाइंटिफिक ऑफ एग्रीकल्चर पैटर्न, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति। देखिए जब ये मान लेते हैं कि ये नदी इसमें प्रवाहित हो रही है, तो देखा हुआ कि नदी के दोनों किनारों पर भी लोगों की खेत होते हैं और वो खेती करते हैं। और जब वो खेती करते हैं तो उनको खेती करनी चाहिए इस रूप में, जो उनका जो खेत की जुताई होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल जुताई होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर जुताई करेगा जो आदमी, तो जब बारिश होगी तो ये ज़्यादा इस एरिया का अपर्दन नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि जब वो जुताई करते हैं तो ये वर्टिकली जुताई कर देते हैं। वर्टिकली जुताई करते हैं तो जब ये बारिश होती है तो ये और तेज़ी से घुलने लगता है, जैसे कि ये दिखाया गया। वर्टिकली कर दिया जुताई, और जुताई वर्टिकली कर दिया गया तो क्या होता है, ये जब बारिश होगी तो उनको एक आधार मिल जाता, बना बनाया रील के लिए रास्ता मिल जाता, और ये रील जो है काफ़ी तेज़ी से अपर्दन करने लगता है और जा करके सेडिमेंट सिल्ट सैड और करे को नदी बेसिन में जमा कर जाता है। नदी बेसिन देखिए, पहले नदी बेसिन यहाँ तक था, लेकिन धीरे धीरे जमा होने के कारण ये कहाँ तक, यहाँ तक पहुँच गया। तो ये जल जो मान लेते हैं कि पहले यहाँ तक रहता, वो जल कहाँ तक पहुँच जाएगा, बाढ़ के समय में यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब डैम भी बहुत बड़ा कारण है। डैम जो है जहाँ बाढ़ को रोकने का कारण है, वही बाढ़ बढ़ाने का भी कारण है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये फरक्का बराज को हमने यहाँ दिखाया है। फरक्का बराज के बाद बिहार के द्वारा, सरकार के द्वारा बार बार कहा जाता है कि बिहार में बाढ़ का कारण फरक्का है। कैसे, मान लेते हैं कि ये कोई बराज अगर है और जब बराज बन जाता है, ये बराज बन गया यहाँ पर, तो जब बराज बनेगा तो यहाँ से जब पानी आकर के इसे टकराएगा तो पानी के साथ साथ सिल्ट भी रहेंगे, सैंड भी रहेंगे। तो ये सिल्ट और सैंड जो है क्या होगा, यहाँ पे जमा होते चले जाएंगे। तो जब जमा होते चले जाएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ का ऐसा कैसे हो जाएगा, इस प्रकार का बन जाएगा। यहाँ पे डैम के जो जहाँ अवरोध बनाया रहेगा वहाँ पे बालू की ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी, जैसे पीछे की तरफ जाएंगे बालू की ऊंचाई कम हो जाएगी। तो जो बालू की जो धीरे बनता चला जाएगा, तो ये नदी के मार्ग में अवरोध, उसके मार्ग को क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। जब मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा तो बहुत स्मूथ के साथ पानी जो है फ्लो नहीं करेगा। जब स्मूथ के साथ पानी फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, पानी पीछे की तरफ फेंकेगा, और जब पानी पीछे की तरफ फेंकेगा तो क्या होगा, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए बार बार कहा है तो बिहार सरकार के द्वारा कि फरक्का बराज की समीक्षा की जाए और हो सके तो इसको हटा दिया जाए, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। इस फरक्का बराज से बंगाल तो बाढ़ से बच गया, लेकिन बिहार बाढ़ में डूब गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट है सजेशंस, कि सजेशंस क्या होना चाहिए बाढ़ रोकने के लिए। एक तो होना चाहिए कि जो बारिश हो रही है उस बारिश के पानी को विलंबित किया जाए, मतलब कि बारिश हो रही है तो बारिश का पानी जो है धीरे धीरे नदी में जाए, अचानक से नदी बेसिन में ना जाए। दूसरा ये होना चाहिए, दूसरा उसके जस्ट अपोजिट लगेगा लेकिन अलग है, कि नदी के पानी को जो है अवरोध ना हो, नदी का पानी जहाँ जमा हो वहाँ तेजी से निकल जाए। यहाँ ऊपरे वाले में था कि
अवरोध हो, मतलब अचानक से बेसिन में पानी ना जाए, और दूसरा है कि अगर किसी बेसिन में पानी जमा है तो वहाँ से पानी को जल्दी निकाला जाए। नदी के जल को मात्रा घटाया जाए। नदी जो नदी का जल है उस जल को डाइवर्ट किया जाए और नदी के जल के प्रभाव को कम किया जाए। ये सब कारण है, वैज्ञानिक उपाय हैं। और अगला है कि नदी बेसिन से सील्ड को हटाया जाए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए जाए और रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स का यूज किया जाए। तो कैसे किया जाए, बारी बारी से इसको हम देखते हैं। देखिए, नदी जल को कैसे विलंबित करेंगे, सस्पेंड कैसे करेंगे, मतलब कुछ समय के लिए धीरे धीरे कैसे अपने बेसिन में जाए। तो इसका दो तरीका है, एक तो रिफॉरेस्टेशन है, दूसरा है एफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन का तो मतलब होता है कि पुराने जगह पर ही, पुराने वनीय क्षेत्र में ही वृक्षारोपण किया जाए। एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि नवीन क्षेत्र पर वन का विस्तार किया जाए या वृक्ष लगाया जाए। तो मान लेते हैं कि ये वृक्ष है, इस प्रकार से वृक्ष हमने लगा दिया, एक जो है रो। अब ये जो है फिर इसके अल्टरनेटिव बनाते, मतलब कि ये देखिए, यहाँ पर फिर वृक्ष लगा रहे हैं, फिर यहाँ वृक्ष लगा रहे हैं, फिर यहाँ वृक्ष लगा रहे हैं, फिर यहाँ वृक्ष, फिर यहाँ वृक्ष, अब ये वृक्ष यहाँ, फिर वृक्ष यहाँ, अल्टरनेट है। तो अगर बारिश की पानी अगर काफ़ी तेज, बारिश तेज हो रही है और पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो देखिए जब आएगा तो यहाँ टकराएगा, लेकिन जब ये अगला जब उसका जो करंट आएगा वो कहाँ आकर के इस वाले यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो जब यहाँ टकराएगा ये, तो फिर इधर की तरफ फैलेगा और इधर की तरफ फैलेगा। जब ये फैलेगा तो फिर इससे टकराएगा, फिर ये इससे टकराएगा। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि ये जो जल जो सीधे आकर के नदी बेसिन में मिल जाता, वो सीधे नदी बेसिन में नहीं आएगा, उसमें अवरोध हो जाएगा, रुक रुक के आगे की तरफ बढ़ेगा। जब रुक रुक की तरफ आगे के बढ़ेगा तो क्या होगा, जब रुक रुक के आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये जो नदी जो जल है वो नदी के जड़ के सहारे सॉइल क्या होगा, मॉइस्चर हो जाएगा, और सॉइल मॉइस्चर हो जाएगा। वहाँ से नदी जो है सीपेज होते हुए नदी जो जल जो है वो मृदा के सहारे सीपेज करते करते कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाएगा। इससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाएगा और नदी जो वर्षा का है वो अचानक नहीं जाएगा, धीरे धीरे नदी में जाएगा। और जो आगे पानी जा चुका है नदी में वो तब तक फ्लो करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सर्किल बन जाएगा, एक चक्र, जिसके फलस्वरूप नदी में बाढ़ नहीं आएगा। क्योंकि जब तक एक नदी का करंट, जब तक वर्षा का एक करंट वहाँ पहुँचता है तब तक पुराना करंट आगे बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, या तो अगर किसी नदी बेसिन के ऊपरी भाग में अगर वन नहीं है तो वहाँ पर क्या किया जाए, एफॉरेस्टेशन किया जाए। और अगर वन है और ख़राब हो चुके हैं या कट गए हैं तो फिर से वहाँ पर फिर से रिफॉरेस्टेशन किया जाए। दूसरा हमारा क्या उपाय है कि नदी बेसिन में जो जल है उसको कैसे तेजी से निकाला जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि नदियाँ जो है मीएंडर बनाती है। देखिए नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है मीएंडर बनाते हुए। तब बताइए कि जब बाढ़ का पानी आएगा तो ये भी बाढ़ से प्रभावित हो जाएगा, इधर ये भी बाढ़ से हो जाएगा, ये पूरा इलाका जो है बाढ़ से पूरा ये डूब जाएगा, पूरा का पूरा सब बाढ़ से ये सब डूब जाएगा। लेकिन अगर हम नदी को जो ये मीएंडर बना रही है, यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रही है, अगर हम नदी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर जोड़ दें तो नदी जो क्या हो जाएगा, सीधे जल आकर के यहाँ पे अपने माउथ मतलब कि सागर में आकर के मिल जाएगा। तो ये जो नदी बगल में ये जो फैल रहा था वो जल इधर की तरफ नहीं फैलेगा, मतलब बाढ़ इधर की तरफ नहीं आएगा। बाढ़ का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, इन्हीं इलाकों में रह जाएगा। तो इससे भी बाढ़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रयास किए गए हैं और ये जो है अमेरिका द्वारा मिसिसिपी नदी पर किया गया। मिसिसिपी नदी पर किया गया 550 किलोमीटर से अधिक लंबाई जो था उसको घटा करके कर दिया है 180 किलोमीटर समथिंग घटा कर दिया गया है। अब बताइए इतना नदी जो वैली को छोटा कर दिया जाएगा तो बाढ़ का क्षेत्र भी कम हो जाएगा। तो ये काम आसानी से किया जा सकता है। राशि तो खर्च होगी लेकिन मानव कल्याण से बढ़ के कुछ नहीं होता है, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब है कि
नदी जल को कैसे, जो नदी जो जल है, जो वर्षा का जल है, वो जो नदी में मिल रही है, उस वर्षा जल को कैसे कम किया जाए कि वो सीधे नदी में नहीं जाए और नदी में जल बाढ़ की समस्या उत्पन्न न करे। तो कैसे इसको कम किया जा सकता है? तो इसके कम ये किया जा सकता है कि नदी के ऊपरी मार्ग में बड़े बड़े डैम बना दिया जाए, और जब बड़े बड़े डैम बना दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो नदी में बाढ़ नहीं आएगा, और बाढ़ जब नहीं आएगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है, देखिए, ये दामोदर नदी को बनाया गया है, क्योंकि दामोदर नदी को पता है कि हमें बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन इस दामोदर नदी पर जो है डैम बना दिया गया। 1948 ईस्वी में शुरू किया गया था, 1958 ईस्वी में काम पूरा हो गया, और ये जो है अमेरिका में टेनेसी रिवर वैली के कंसेप्ट पे शुरू किया गया है। तो देखिए, दामोदर वैली जो है बराकर में, देखिए बराकर में एक डैम बनाया गया दामोदर वैली पर, चूँकि दामोदर की सहायक है बराकर, तो बराकर नदी पर कौन सा डैम बनाया गया, तिलैया। इसके बाद दामोदर की सहायक है कोनार, यहाँ पर कोनार डैम बनाया गया। इसी प्रकार से यहाँ पर दामोदर पर ही तेनू घाट डैम बनाया गया है। इसके बाद पंचेत डैम बनाया गया है। इसके बाद मैथन डैम बनाया गया है। अब ये डैम जो बनाया गया है वो दामोदर नदी के जल को गंगा नदी में मिलने से पहले, बंगाल में बाढ़ लाने से पहले ही नदी को पहले ही रोक लेता है। जब ये डैम, जब नदी को पानी को रोक लेते हैं तो बाढ़ की समस्या नहीं होती है। तो वही है कि वॉल्यूम को घटा दिया जाए। तो वॉल्यूम को कैसे घटाएंगे, डैम बना करके, रिजर्वायर बना देंगे, रिजर्वायर बना करके क्या कर देंगे, वॉल्यूम को घटा देंगे। अब बात करते हैं डाइवर्ट ऑफ फ्लड वाटर। तो इसके लिए हम डाइवर्ट ऑफ फ्लड वाटर है, इसमें लिए हम क्या कर सकते हैं, कैनाल बनाएंगे। कैनाल से क्या होगा, इरिगेशन होगा। इसके लिए भारत में कई बनाए गए हैं, जैसे कि बकरा नांगल परियोजना है, बिहार में सरदा है, तो यूपी में सरदा नहर कैनाल है। इसके अलावा अन्य कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जिसमें कि नदी के जल को डाइवर्ट कर दिया गया है। अब नदी के जल को डाइवर्ट करने का ये भी होता है कि जो कैनाल के अलावा जो है चैनल भी बनाया जाता है, जिससे कि नदी के जल को डाइवर्ट किया जाए। इसके अलावा ये किया जाता है कि जहाँ पर भी डिप्रेशन होता है, माने जो सतह पर जो गड्ढे होते हैं, उस गड्ढे में या डेजर्ट वाले इलाके में नदी के जल को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि घग्गर नदी के द्वारा जो है, ये हमारा घग्गर नदी है, घग्गर नदी के जल को राजस्थान के डेजर्ट में डाइवर्ट कर दिया गया है। चूँकि जो पंजाब हरियाणा इलाका है, हरियाणा का इलाका है, जहाँ पर कि कई बेसिन बना हुआ है, वहाँ बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उस बाढ़ की समस्या से बचने के लिए घग्गर नदी के जल को क्या कर दिया है कि राजस्थान की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। तो यही तरीका होता है फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। कैनाल बनाया जाएगा, चैनल बनाया जाएगा, और इसके फलस्वरूप इरिगेशन भी किया जा सकता है, अन्य काम भी किया जा सकता है। अब इसी में जो है फ्लड कंट्रोल में नदी के जल को डाइवर्ट करने में ही एक है नदी जोड़ो कार्यक्रम। नदी जोड़ो कार्यक्रम जो है, जो इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र लिंक्स जो है, उसमें हम नदी, जो उत्तर भारत में जानते हैं कि बाढ़ की समस्या हमेशा उत्पन्न होती रहती है, तो यहाँ पे जल की अधिकता है, दक्षिण भारत में जल की कमी है। तो इसको कमी को दूर करने के लिए जो है नदी जोड़ो कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसमें क्या किया गया है कि उत्तर भारत की नदियों, दक्षिण भारत की नदियों को जोड़ा गया है। तो उत्तर भारत की नदियों को पूरब और पश्चिम दो जगह पर जोड़ा गया है। तो पूर्वी भाग में जहाँ पर नदी को जोड़ा गया है वो इलाका है, गंगा को जोड़ दिया गया दामोदर से, दामोदर को जोड़ दिया गया है स्वर्ण रेखा से। इसको ध्यान रखेंगे, गंगा को किससे जोड़ा गया है, दामोदर से। चूँकि यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए गंगा नदी के जल को दामोदर नदी में जल में जोड़ना आसान है। और दामोदर को फिर किससे जोड़ दिया गया है, स्वर्ण रेखा में, ठीक है। और स्वर्ण रेखा को फिर किससे जोड़ दिया गया है, महानदी से। तो यहाँ से इसे जो जोड़ दिया गया है, इसके कारण क्या हो, ये सारा का सारा जल ट्रांसफ़र हो जाता है साउथ इंडिया में, पूर्वी भाग में। इसी प्रकार से जो है पश्चिमी भाग में जो है भी इसी प्रकार से बनाया जाएगा, और ये जो है यहाँ के जल को ताप्ती नदी में ला करके जोड़ दिया जाएगा। और ताप्ती नदी में जोड़ के दिया जाएगा तो पूरा का यहाँ के जल को फिर भी साउथ इंडिया में यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो नदी की जल के अधिक, जो गंगा बेसिन में जो जल का अधिकता है या ब्रह्मपुत्र बेसिन में जल का अधिकता है, उस जल को हम ट्रांसफ़र कर देंगे साउथ इंडिया में। तो ऐसी स्थिति में उत्तर भारत में बाढ़ की समस्या के से निजात भी मिल जाएंगे, और दक्षिण भारत में जो जल की कमी है उसका भी समाधान हो जाएगा। अब हम आते हैं
कि नदी की बाढ़ के प्रभाव को कम करने के उपाय ये है कि नदी के किनारे जो तटबंध बनाए जाते हैं, जैसे कि एम्बैंकमेंट, डाइक और जो फ्लड वाल्स, ये लगभग एक ही तरह के हैं, थोड़ा सा अंतर है तकनीकी रूप से, वो बनाया जाता है। जैसे ये जो है एम्बैंकमेंट्स है, ये जो है एम्बैंकमेंट्स है, देखिए नदी है ये, और नदी के जल को रोकने के लिए नदी जब बाढ़ आ जाता है तो तटबंध को क्रॉस कर जाती है, तो तटबंध को पर क्या किया जाता है, तटबंध को ऊंचा कर दिया जाता है। ठीक है, जब तटबंध को ऊंचा कर दिया जाता है, जब उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एम्बैंकमेंट्स कहते हैं। तो एम्बैंकमेंट्स कर दिया गया, जिसके कारण ये नदी का जल जो है इधर नहीं आ पा रहा है। तो इससे क्या बढ़ के जो नदी की, ऐसे में क्या होता है कि नदी का जल जो फैलता नहीं है और बाढ़ की समस्या नहीं उत्पन्न होती है। डाइक में क्या होता है कि डाइक में क्या किया जाता है कि इसमें जो है जगह जगह पर पोल नुमा आकृति बना करके और चट्टानों के द्वारा उसको बना दिया जाता है, चट्टान रख रख करके। और फ्लड वाल्स तो उसी प्रकार से ही होता है, एम्बैंक्स ही होता है, लेकिन ये एम्बैंकमेंट्स की तरह ही होता है फ्लड वाल्स भी। अब हम आते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए। हम जब उत्तर भारत के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उत्तर भारत में, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा भूटान है, यहाँ पे हमारा नेपाल है, यहाँ पे इधर में चाइना है, इधर भी हमारा चाइना है, और इधर सब जानते हैं कि नदियाँ बहुत सारी भारत में प्रवेश करती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चाइना प्लस नेपाल प्लस भूटान से साथ हैं नदी जल संबंधी समझौता करें, और जो बड़ी नदियाँ हैं उस पर बांध बनाने का प्रयास किया जाए। तो ये बांध बनाने के जो प्रयास किया जाए उसके फलस्वरूप जो है क्या होगा, बाढ़ की समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ समस्या है, जैसे कि नेपाल के साथ अगर बांध बनाया जाता है, तो नेपाल में अगर ये बांध बनाया जाता है तो क्या होगा कि नेपाल का तराई का इलाका जो पानी में डूब जाएगा। इसका कि नेपाल के द्वारा इसका विरोध किया जाता है कई इस बात को लेकर के, इसीलिए वो इस समझौता नहीं हो पाता है। तो इसमें लिए दोनों सरकारों को मिल करके इसमें समाधान करना चाहिए, कैसे डैम बनाए जिससे कि इस डैम का लाभ दोनों देश के लोग उठा सके, और जो विस्थापन हो नेपाल में उसका भी मुआवजा सही तरीके से मिले। यही समस्या जो है भूटान के साथ भी है, और यही समस्या जो है, हाँ, चीन के साथ समस्या जो है थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल है, जियोपॉलिटिकल लेवल पर इसके साथ समस्या है। इसकी समस्या चीन के साथ जो है नेपाल की तरह नहीं है, लेकिन नेपाल के साथ रियली में समस्या है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा एरिया जो है डैम बनने से पानी में डूब जाएगा। चाइना के साथ हमारा जियोपॉलिटिकली समस्या है, जिसको कि समय के साथ ही समाधान किया जा सकता है। अब हम लोग समाधान में बात करते हैं, तो अगला है रिमोट सेंसिंग और ग्लोबल पॉलिसी सिस्टम और वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट। भारत के द्वारा कई सैटेलाइट छोड़े गए हैं, जिससे कि मौसम की भविष्यवाणी की जाती है, वेदर फोरकास्टिंग किया जाता है। तो वेदर फोरकास्टिंग करके भी हम बाढ़ की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में ये है कि ग्लोबल पोजीशन की नदियों में करंट होता है, नदियों में जो करंट होता है तो इस नदियों के करंट में कॉर्क डाल करके, और कॉर्क के मूवमेंट के आधार पर जो मूवमेंट होता है उसका जीपीएस अटैच कर देंगे और मूवमेंट पता कर लेंगे इसका, तो इससे पता चल जाता है कि ये जो करंट जो है कितने समय बाद किस एरिया में प्रवेश करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम फ्लड को मैनेजमेंट करना आसान हो जाता है। तो वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट से पहले के बारे में पता चल जाएगा, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम में कहाँ पर कितना जल की मात्रा कब प्रवेश करेगी उसके बारे में पता चल जाएगा, और रिमोट सेंसिंग से भी हमें इसके बारे में मॉनिटरिंग करने में सुविधा होती है। तो तकनीक का इस्तेमाल करके भी हम बाढ़ की समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बाढ़ का नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। बाढ़ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स में है कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कुछ उत्पन्न हो जाते हैं। इकोलॉजी में जानते हैं कि हम बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़, जैविक और अजैविक दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो जैविक जो अजैविक चीज़ें शामिल होती हैं इसके फलस्वरूप जो है बाढ़ जब किसी जगह पर लंबे समय तक रहता है तो दोनों चीज़ें प्रभावित होती हैं, जैविक और अजैविक दोनों वहाँ के घटक जो प्रभावित होते हैं, जिसके कारण इम्बैलेंस की उत्पत्ति हो जाती है। अब लॉस ऑफ लिविंग बीइंग है, इसे जो है एनिमल के साथ साथ जो है ह्यूमन लॉस भी होता है, ह्यूमन लॉस। हालांकि ह्यूमन लॉस की मात्रा काफ़ी तेज़ी से घटी है क्योंकि तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा है, लेकिन फिर भी जानवरों की समस्या अभी भी काफ़ी जानवर जो है, या तो फिर किसी अभयारण्य को हो या फिर पालतू जानवर हो, उनकी मृत्यु की अभी भी खबरें देखने को मिलती है। चूँकि जानवर खुट्टे से बंधे होते हैं और पता चलता है कि बंधे हुए हैं, कभी कभी तो जानवर के आदमी भी सोए रहता है और खटिया शायद कहीं चला जाता है, ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। इसके बाद जो
जितने भी बेसिन नुमा आकृति है बिहार में, जहाँ इंडिया में जहाँ पर बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, वहाँ की मिट्टी जो होती है वो क्लेई होती है और नमी लिए हुए होती है, और काफ़ी वो ठोस नहीं होती। जब वो ठोस नहीं होती है मिट्टी, वहाँ पे चूँकि हर बार नई मिट्टी का वहाँ पे निक्षेप होता है, तो जो भी सड़क बनते हैं वो मजबूत नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर सड़क बन भी जाते हैं, चल भी रहा है, तो चूँकि प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, तो बाढ़ आने के फलस्वरूप जो कोल टार होता है, जिससे हम सड़क को बनाते हैं, वो पानी और कोल टार में दुश्मनी होती है। जब किसी भी जगह पर जो सड़कें बनाते हैं कोल टार से, जब पानी जमा होता है तो कोल टार धीरे धीरे क्रैक करने लगता है और सड़क बहुत तेज़ी से खराब होने लगता है। तो सड़क के साथ साथ रेलवे ट्रैक भी डैमेज कर जाते हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट भी डैमेज, कभी एयरपोर्ट में पानी घुस जाता है, जिससे कि दिक्कत होती है। अभी हमने देखा है कोझिकोड में क्या स्थिति उत्पन्न हुई। तो ये सब भी जो है नेगेटिव एस्पेक्ट है बाढ़ का। एग्रीकल्चर में जहाँ तक बात है, तो एग्रीकल्चर में दो तरह से मार होता है। एक तो ये होता है कि पानी कहीं पे अगर जमा हो गया है बाढ़ का, तो वहाँ खेती नहीं हो पाती है, खेती नहीं हो पाएगी। अगर खेती हो गई और कहीं बाढ़ का पानी आ गया, खेती अगर हो गई, बाढ़ का पानी आ गया, तो जो भी रकम होता है वो खेती में लोग डाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोहरा मार हो जाता है। एक तो जमा राशि भी खेती में चला गया, ठीक है, तो ये दोनों तरह से घातक होता है। खेती जब बाढ़ के पानी आता है पूरी तरह खेती नहीं होता है। एक तो उस तरह से मार हो गया कि पूरी तरह खेती नहीं हुई, उस सीजन में क्या होगा। और दूसरा ये होता है कि अगर कहीं बाढ़ का पानी नहीं है और लोग खेती कर देते हैं, घर पे जमा हुआ पूंजी लगाकर खेती कर भी देते हैं, और अचानक बाढ़ का पानी आ जाता है, तो सारा खेती बर्बाद हो जाता है, तो जमा पूंजी भी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए बाढ़ का पानी पहले आ जाए ठीक है, लेकिन अगर खेती के बाद बाढ़ का पानी आता है तो ज़्यादा घातक होता है, ज़्यादा वो उसकी विपदा काफ़ी तीव्र होती है। इसी प्रकार से एपिडेमिक होता है, जो जानवर जीव जंतु मरते हैं, उसके फलस्वरूप महामारी फैलती है। इसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज भी होता है, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, टाइफाइड हो गया, ये सब बीमारियां काफ़ी तेज़ी से फैलती है। आईबीएस हो गया, ये सब। अब हम आते हैं फ्लड का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है। तो फ्लड का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ये है कि पहले तो कि नवीन जलोढ़ मृदा की प्राप्ति होती है, इकोलॉजी का इंगेजमेंट होता है, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, मछली पालन, मखाना की खेती, पान पत्ता और पानी फल, इसका उत्पादन तेज़ी से बढ़ता है। और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि जहाँ बाढ़ वाले एरिया होते हैं वहाँ पर डैम बनाया जाता है। डैम बनाया जाता है तो वो क्या होते हैं कि वो बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट हो जाता है, लोग घूमने के लिए जाते हैं, जिससे कि राज्य सरकार को या स्थानीय लोगों पर आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत खुल जाता है। जैसे कि मैथन डैम है, पंचायत है, तिलैया है, ये बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट हो जाते हैं। भखड़ा नांगल है, दुर्गावती जलाशय है, ये सब सारे के सारे। अब अगला है कि पॉन्ड्स जो है, अब जब पानी जब आता है, जब ये नदी है, नदी का पानी इधर फैलता है, तो जो भी पॉन्ड्स होते हैं, लेक होता है या आहर होता है, ये सब पानी इसमें भर जाता है। ये जब पानी भर जाता है तो गर्मी के दिनों में काफ़ी इससे लोगों पर स्थानीय स्तर पर काफ़ी राहत पहुंचती है। इससे खेती करते हैं, पानी की पीने का पानी मिलता है, इसके अलावा सिंचाई भी होती है। और ये जो है कई शहरों के जो तालाब, जो झील होते हैं, कई शहरों के लिए जीवन रेखा होते हैं, जिससे कि सालों भर उन तालाबों से या उस झील से शहर को पानी की सप्लाई की जाती है। तो इसलिए अच्छी बारिश होती है तो और जब बाढ़ आता है तो ये सब सारे के सारे क्या होते हैं, पानी से भर जाते हैं। और जब ये डैम बनता है तो डैम बनने से क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उत्पादन होता है। और बिजली का कितना ऊर्जा कितना जरूरी है आज के आधुनिक समाज के लिए, हम अच्छी तरह जानते हैं। और ये चूँकि इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है और सस्ता भी होता है उत्पाद। शुरुआत में तो इसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन धीरे धीरे ये सस्ता पड़ने लगता है। और ये पर्यावरण के दुश्मन नहीं होते, पर्यावरण हितैषी स्रोत है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये देखिए दिखाया गया है कि कैसे न्यू एलुवियल सॉइल का निक्षेप होता है और बहुत ही फर्टाइल होते हैं। ये पौधों का अगल बगल देख सकते हैं कि कितनी इनमें चमक है पौधों में। तो ये न्यू फर्टाइल सॉइल है, इसमें सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब ये देखिए कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज, बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद देखिए इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशन से क्या होता है, नीचे की तरफ पानी आ रहा है, और पानी जब नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। यही ग्राउंड वाटर हमारे बाद में कारखानों के लिए, पीने के लिए, इरीगेशन के लिए, अन्य कामों के काम आता है। तो दोस्तों, हाँ, देखा आपने, हमने बाढ़ के सभी पहलुओं को समेटने का कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और बाढ़ से संबंधित कुछ आसान चीज़ों को समझने के
समझे होंगे, कुछ गुड़ जो चीज़ है उसको भी समझे होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि वीडियो आपको रेगुलर प्राप्त होता रहे। और कमेंट भी करें क्योंकि पता चलेगा कि कैसा लगा वीडियो, कोई समस्या है तो उसको समाधान करने में मदद मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।